प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे थे, मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट। तो उसमें बस उसी क्रॉसिंग ओवर के चारों तरफ अपन घूम रहे थे कि मियोसिस फर्स्ट में मेन इवेंट था क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है बच्चों, इसके लिए हमने बताया था क्या लानी थी, वेरिएशन। जब हमने जीन को एक्सचेंज कर दिया था तो क्या आए थे नए कैरेक्टर आए थे, नए कैरेक्टर से क्या आई थी, वेरिएशन। चलो अब उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे कि भी क्रॉसिंग ओवर का मतलब था एक्सचेंज ऑफ जीन किसके बीच, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस समझ गए थे क्या बच्चों, जोड़े के क्रोमोसोम आपस में क्या होंगे, होमोलोगस, समजात होंगे। अलग अलग पेड़ के कैसे होंगे, नॉन होमोलोगस। अब होमोलोगस क्रोमोसोम पास आए और उनके भी एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड तो आपस में सिस्टर बहनें होगी, अलग अलग पेड़ के अलग अलग क्रोमोसोम नॉन सिस्टर। तो इन नॉन सिस्टर के बीच जीन का क्या करना है, एक्सचेंज करना है, ताकि नया कॉम्बिनेशन बने और नए कैरेक्टर आए। तो पूरी पांचों स्टेज क्रॉसिंग ओवर के साथ ही थी। स्टार्टिंग में तो क्रॉसिंग ओवर, हाँ पहले तो होमोलोगस के पेयर बनाओ, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर उनको वापस सेपरेट कर दो। तो सीक्वेंस आपकी पहले लेप्टोटीन आई थी। लेप्टोटीन में हमने क्या कहा था कि क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, वही वहां माइटोसिस में हो रहा था। अब यहाँ बच्चों ये नया था कि क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हो जाते हैं पोल की तरफ जाके कि वो दिखते कैसे हैं, बुके लाइक स्ट्रक्चर। तो इस बुके बनाने का बेनिफिट या रीजन ये था बच्चों, ताकि होमोलोगस क्रोमोसोम पास आ जाए, उन्हीं के बीच में तो अपने को पेड़ बनाना है। आगे ये लेप्टोटीन था। देन जाइगोटीन, जाइगो का मतलब पेड़। अब होमोलोगस के बीच पेड़ बनेगा और होमोलोगस का पेड़ क्या कहलाया था, सिनेप्सिस। पेड़ को यहाँ सिनेप्सिस बोला था। उन्हें और टाइप जोड़ने के लिए बच्चों दोनों के बीच प्रोटीन आ जाएगी, 3 प्रोटीन की लाइन अपन ने बनाई थी। देन इट्स कॉल्ड सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स बना कहाँ, जाइगोटीन में। और कॉम्प्लेक्स था न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए था और बीच में कौन आ गई थी, प्रोटीन। तो ये अपन ने जाइगोटीन में बता दिया। अब कॉम्प्लेक्स में 2-3 नाम लिखे थे हमने, बाइवेलेंट लिखा था। बाइवेलेंट का मतलब दो, क्या, क्रोमोसोम। बाइवेलेंट में क्रोमोसोम कितने, 2। अब प्रोफेज के क्रोमोसोम है बच्चों, तो एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड 2 दिखेंगे, तो 4 क्रोमेटिड का मतलब टेट्राड। ये टेट्राड क्रोमेटिड के लिए आ रहा है। डाइड का मतलब 2 क्रोमेटिड, बस। बाइवेलेंट का मतलब 2 क्रोमोसोम, वो ध्यान रख लीजिए। फिर अगली स्टेज में गए थे अपन पैकेटिंग। द एक्चुअल में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर से पहले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ेंगे। जुड़ने वाला पॉइंट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। नोड्यूल इस बात का इंडिकेशन है कि वहां क्या करना है, क्रॉसिंग ओवर। अब नोड्यूल से ही क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हुआ। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए आपको 2 एंजाइम चाहिए। वैसे हमने बोला था रिकॉम्बिनेज, पहले उसको कट करो फिर जोड़ो। कट करने वाला एंडो न्यूक्लियेज, जोड़ने वाला लाइगेज। तो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होने के बाद बच्चों में एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगी, कियाज्मेटा। वो पैकेजिंग के अगली स्टेज में दिखती है, डिप्लोटीन में। और फाइनली वो कियाज्मेटा खुलेगा डाइकाइनेसिस में। दैट्स कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। और कैसे खुला था, जिप लाइक मैनर में खुलता है। और लास्ट स्टेज अपनी डाइकाइनेसिस आ गई थी, तो इसको हमने लेट प्रोफेज माना था, जिसमें वो सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी सब डिसअपीयर है। तो ये सारा खेल क्रॉसिंग ओवर के रेफरेंस में था। इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी ड्यूरिंग बेटा जी अपने को नए कैरेक्टर लेकर आने होते हैं। तो यहां अपन ने प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। आगे की स्टेज मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, वो करेंगे। देन बच्चों मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, वो किसके जैसा है, माइटोसिस के जैसा है। तो चलो आगे वाली स्टेज समझने के लिए मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं, एक क्वेश्चन लाइक मैनर में समझ लेते हैं अपन सारा। ये अपने पास एक डिप्लॉइड सेल है, इसको बच्चों अपन ने एंटर करवा दिया मियोसिस में। इसका मियोसिस फर्स्ट करवाना है, अपनी सेल है तो क्रोमोसोम बोलो, डीएनए बोलो, 2C, ठीक है। इस सेल से मियोसिस कराना है, गैमेट बनाना है अपने को। कोई रिप्रोडक्टिव सेल है जिससे फाइनली क्या बनना है, गैमेट। इसी में सब आ जाएगा। चलो पहले क्या चलाएं, इंटरफेज। मियोसिस फर्स्ट में तो बेटा जी इंटरफेज ही बोलोगे, बाद में क्या बोलोगे, इंटर काइनेसिस। शुरू से बात कर रहा हूं, मियोसिस फर्स्ट है बेटा जी। तो तीनों स्टेज लिख दी मैंने यहाँ, G1 S G2, तीनों चलेगा। तीनों में क्रोमोसोम और डीएनए बोलते चलो। G1 46/2C, S 46/4C, डीएनए डबल हो गया। G2 46/4C, क्लियर। अब अपन एंटर कर गए M फेज में।
एम फेज में चारों, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। तो सबसे पहले बेटा जी यहाँ लिख दिया प्रोफेज फर्स्ट, इसको अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। इसी प्रोफेज की अपन ने कितनी 5 सब स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। प्रोफेज फर्स्ट की 5, हाँ अच्छा आ गया आप, बैठो नीचे, पूनिया से नीचे से बैठा होगा, मिल लो, एक ही बात है। हाँ नमस्ते ज्योति, हाँ बोलो, ऑनलाइन के, अच्छा अच्छा अच्छा, नवोदय 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 पाटन, हाँ हाँ ठीक है, बताओ मैडम, बोलो। हैं, हाँ कर दी, चालू कर दी मैडम, हाँ हाँ आ ही जाओ आप, हाँ कर दिया, गुड़िया को थोड़ी जाओ राखी पे, स्टार्ट है क्लास, हाँ वो ले रही है, ऑनलाइन क्लास तो ले रही है ना, ठीक है ठीक है, तो ऑफलाइन ले ही लेगी है ना, जी जी ऑफलाइन ही करवाओ, कर दी स्टार्ट, ठीक है, हाँ हाँ मयंक सर ही बोल रहा हूँ, आवाज थोड़ी फटी रहती है मेरी ठीक है, सारी बात पूछ रहे मयंक सर ही बोल रहे हो क्या चलो, तो इसमें बच्चों ये आ गया 46 40। अब प्रोफेज फर्स्ट की 500 सब स्टेज, उसमें डीएनए क्रोमोसोम का तो मतलब ही नहीं है, कितने लिखेंगे अपन 46/4C, बस प्रोफेज में वही रहना, कोई चेंज नहीं होना। यहां तक अपन ने कल कर लिया था, इसकी स्टेजेस 500 देख ली थी। अब अगली स्टेज पे आते हैं, उसको यहीं से बेटा इतना लिखो, फिर अपन मेटाफेज का डायग्राम बनाता हूँ इसी में, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा ऐसे कौन सी स्टेज में, कुछ नहीं रखना दिमाग में, घुसी हुई बातें अपने, बस ये पूछ लेते हैं कौन सी स्टेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे और डीएनए कंटेंट कितना होगा। इस मेटाफेज की बात करेंगे अभी, तो कोई डिप्लॉइड सेल अपने पास है अपनी बॉडी की जिसमें 4C 46 और 2C डीएनए कंटेंट, तो मेटाफेज में स्टेज स्टार्ट करने से पहले क्रोमोसोम डीएनए कंटेंट कोई चेंज होगा क्या? चेंज मैंने आपको बताया बच्चों 2 स्टेज में होगा, या तो एस में होगा या तो एनाफेज में होगा। एस में डीएनए बढ़ेगा, एनाफेज में क्रोमोसोम बढ़ेगा। लेकिन याद करो मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम हाफ करने हैं, तो अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो क्रोमोसोम तो डबल हो गए, हाफ कहां से हो गए। तो यहां मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम हाफ हो गए और मियोसिस सेकंड में डीएनए हाफ। ये बातें शुरू में इसलिए बताई मैंने, उसको दिमाग में रखियो, वही बार बार चीजें आएगी। तो मेटाफेज का कंटेंट तो लिख ही लो 46/40, बस। अब मेटाफेज से पढ़ते हैं अपन क्या होता है, इसमें डायग्रामेटिक समझ लेते हैं। एनाफेज में चलो, एनाफेज फर्स्ट बोलो 46 बस, क्योंकि यहां सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता। अब मेटाफेज का डायग्राम बनाते हैं, फिर एनाफेज पे आते हैं। माइटोसिस
वाले मेटाफेज से कंपेयर करते हैं। ये समझ गए ना बात? अभी डायग्राम से फिर समझ लेंगे। तो यहां तक की बात अपन ने कल क्लियर कर ली थी बच्चों। अब इस पे आते हैं मेटाफेज पे। तो मेटाफेज का एक यूनिक फीचर था, वो प्लेट बनती थी, उसको बोला था हमने मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट, और सारे क्रोमोसोम उस प्लेट पे आ गए थे। मेटा का मतलब ही बच्चों मिड होता है। तो कोई भी डायग्राम देके आपको पूछ ले कि ये कौन सी स्टेज है, अगर क्रोमोसोम उसके बीच में अरेंज है 100% वो मेटाफेज होगी। ये मेटाफेज का यूनिक फीचर है। अब देखो डायग्रामेटिकली अपन पहले मेटाफेज का एक डायग्राम बना लेता हूँ। वही अपना गोला उठाते हैं यहां से, ये लो, ये मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट है। उसमें देखना बच्चों डिफरेंस क्या है। तो बीच में इक्वेटोरियल प्लेट। अब डिफरेंस ये है, ये क्रोमोसोम, ये अपन ने बना लिया क्रोमोसोम, और इसमें कल एक रेड कलर लिया था ना, ये ले लो। तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर यहां बीच में, यहां ले लेते हैं थोड़ा मेटाफेजिक प्लेट। तब इसके साथ ही जोड़ दिया। इसका मतलब ये क्रॉसिंग ओवर के बाद के हैं, ये वाली स्टेज आ गई। इसके सामने जो क्रोमोसोम होगा ये क्रोमोसोम ये आ गया, एक साइड में ये क्रोमोसोम बना लो और दूसरे साइड में दूसरे कलर से बेटा ये बना लो। ये और यहां अपना ये मान लो सेंट्रो नियर पोल पे आई गए, दोनों साइड में सेंट्रो नहीं। यहां से जुड़े हुए स्पिंडल फाइबर, ये बीच में स्पिंडल फाइबर, ये बनाइए। मेटाफेज इस डायग्राम से अपन एक्सप्लेन करेंगे मेटाफेजिक। खुद ही अपन डिफरेंस देखेंगे माइटोसिस की इस मेटाफेज में क्या डिफरेंस है। लेबलिंग ये कर लीजिए बच्चों। ये तो आ गया स्पिंडल फाइबर, दोनों टाइप के फाइबर है। ये तो कौन से थे? क्रोमोसोमल, इन्हीं को क्या बोला था? डिसकंटीन्यूअस फाइबर। ये बेटा जी कौन से थे? कॉन्टिन्यूअस फाइबर, स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर और कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो जो बताया था ये सेंट्रियोल, पोल पे सेंट्रियोल आ गए। इसमें और माइटोसिस वाली मेटाफेज में डिफरेंस, पीछे माइटोसिस की मेटाफेज भी बनाई हुई है आपके, क्या डिफरेंस है? यहां होमोलोगस पेयर, ये होमोलोगस पेयर है, ये होमोलोगस का, इसमें होमोलोगस पेयर वाले क्रोमोसोम कहां आते हैं? सेल के सेंटर में, इक्वेटर पे आते हैं। जबकि माइटोसिस के
मेटाफेज में ओ बना तो रखा, मैं ऐसे ही बता दूं। उसमें जो डायग्राम था बेटा जी, उसमें अपन ने ऐसे बनाया था, ये थे वहां, इसमें मान लो ये था, तो वहां इस डायग्राम में बस ये डिफरेंस का इक्वेशन बनता है। माइटोसिस में पूरे क्रोमोसोम बीच में आ गए, लेकिन वहां होमोलोगस पेयर 46 के 46 आ गए एक साथ। सुनना एक बार बोर्ड पे, ये 1 है क्रोमोसोम, ये 2 है, ऐसे 3 4 5 कितने आ गए, तो 46 क्रोमोसोम एक ही लाइन में अरेंज हो गए, उसको आपने मेटाफेजिक प्लेट बोला था। यहां बेटा जी 46 एक लाइन में नहीं आ रहे, 23 पेयर्ड आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। यहां होमोलोगस के क्या बन चुके हैं, पेयर, क्योंकि अभी अभी हम क्या करके आए हैं, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम के क्या बन गए। ऐसे कितने क्रोमोसोम माने, 23 पेयर, तो 23 ऊपर की लाइन और बचे हुए 23 की नीचे, क्योंकि 23 ऊपर आ गए और उसी का होमोलोगस पेयर नीचे आ गया। तो यहां प्लेट पर कितनी लाइन आ गई, 2। तो अगर क्रोमोसोम 2 लाइन में अरेंज है तो होगी तो मेटाफेज, लेकिन मियोसिस की होगी। और अगर एक ही लाइन में क्रोमोसोम अरेंज है तो बेटा जी वो तो माइटोसिस की मेटाफेज होगी। बात समझ रहे हो। अगर क्रोमोसोम बीच में है तो 100% वो मेटाफेज है। अब आप ये देखोगे कि इस माइटोसिस की है कि मियोसिस की, तो बेटा जी एक एक क्रोमोसोम है तब तो माइटोसिस, और 2 क्रोमोसोम लाइन में है तो मियोसिस, क्योंकि मियोसिस में हमेशा कौन पास चलेगा, होमोलोगस पेयर, उन्हीं के बीच में तो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो ये होमोलोगस पेयर है। तो 23 क्रोमोसोम ऊपर, 23 नीचे, टोटल 46। यहां 46 के 46 एक ही लाइन में, क्लियर। स्पिंडल फाइबर दोनों आए गए, ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर और ये कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, उसको हमने डिसकॉन्टिन्यूअस बोला था, वो वहां नाम लिख दिए थे। तो यहां इंपॉर्टेंट चीज आ गई, तो मेटाफेजिक प्लेट की संख्या पूछे तो आप कितने बताओगे। यहाँ बेटा जी 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, 2 लाइन में क्रोमोसोम क्या हुए, अरेंज हुए। तो ये भी है, लेकिन ये मेटाफेजो किसकी, माइटोसिस की है। जैसे ही डायग्राम में बना रखा है, तो साइड में बनाया ताकि इसमें कंपैरिजन थोड़ा सा ध्यान रह जाए, मेन यही है बेटा। तो डायग्राम देखते ही बता जाओगे कि किसकी मेटाफेज है, माइटोसिस की कि मियोसिस की। इसमें मेटाफेज में अपन लिख लेंगे, कंटेंट वही है, क्रोमोसोम तो 46 ही है, जो 2 लाइन में अरेंज हो जाते हैं। तो मेटाफेज में आप इसमें बेटा जी मेंशन कर लियो homologous pair of chromosome arranged in metaphasic plate, arranged 8 metaphasic plate, homologous pair of chromosome arranged 8 metaphasic plate, और कितनी लाइन में, in 2 लाइन। बोलो समजात गुणसूत्रों के जोड़े मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं, 2 रेखाओं में, 2 लाइंस में मान लो, चाहे 2 इक्वेटर मान लो, तो समजात गुणसूत्रों के जोड़े मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। मेन चीज है 2 लाइन में बेटा जी व्यवस्थित हो जाते हैं, 2 रो में व्यवस्थित हो जाएंगे, जबकि माइटोसिस में डायग्राम से समझा आपने केवल एक ही लाइन में अरेंज होते हैं। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम हिंदी में लिख लो, समजात गुणसूत्रों के जोड़े मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं, और कितनी लाइन में, 2 पंक्तियों में, 2 पंक्ति लिख लो, सही शब्द, 2 पंक्तियों में व्यवस्थित हो जाते हैं। वो आप डायग्राम से समझ ही रहे हो। ये बीच वाला बेटा जी अपन ने बोल दिया, ये क्या है, मेटाफेजिक प्लेट है, मेटाफेजिक प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट में सारे नाम वहां पीछे आगे जैसे हैं, बस अपन जो डिफरेंस है अलग से वो डिस्कस कर लेते हैं माइटोसिस से।
तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज 8 मेटाफेजिक प्लेट इन 2 लाइन और रोज, और वो 2 लाइन मेटाफेजिक प्लेट ये बच्चों, ये होमोलोगस पेयर एक साथ अरेंज हो गए। चलें आगे, क्लियर है बात। नेक्स्ट बच्चों आएगा इंपॉर्टेंट एनाफेज, इसकी बात करें। एनाफेज में अब सेंट्रोमियर स्प्लिट, भाई माइटोसिस में तो ये था, ये क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे थे और एक से कितने बन रहे थे, 2, लेकिन यहां अब स्प्लिट नहीं होगा। तो एनाफेज फर्स्ट में जो मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा बेटा जी, के बाद ये लास्ट में आएगी टीलोफेज फर्स्ट। पहले एनाफेज फर्स्ट की बात कर लें। एनाफेज फर्स्ट का भी एक डायग्राम वही बना दो। हेलो, एनाफेज फर्स्ट में तो स्प्लिट होंगे नहीं, तो बच्चों देखना क्रोमोसोम एक ही कलर एक ही ले लिया, ठीक है। तो अब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे कैसे, ये देखो बच्चों, ये ना कैसे सेपरेट करें। अगर माइटोसिस का एनाफेज होता तब तो ये बीच में से डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहां सेंट्रोमियर स्प्लिट, तो बस कोई ज्यादा दूर ही नहीं आएगा। ये वाला स्पिंडल फाइबर इसको खींच लेगा, ये वाला फाइबर, ये क्रोमोसोम इधर गया, ये इधर गया, ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस के पेयर, होमोलोगस पेयर है ना। अब एनाफेज में दोनों पेयर सेग्रीगेट हो गए, समझ रहे हो बात। यहां दोनों पेयर साथ थे, अब हमने ये बेटा जी जो स्पिंडल फाइबर है ये इधर चला गया, ये फाइबर इधर चला गया, तो इन्होंने इस क्रोमोसोम को इधर ले गया, ये इधर चला जाएगा। तो होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम आपस में क्या हो गए, सेपरेट हो गए। 23 इधर गए, 23 इधर आ गए। तो ये तो था मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम कितने होने हैं, हाफ, वो हाफ ऐसे ही हो गए क्योंकि यहाँ सेंट्रो में स्प्लिट नहीं हुआ। तो होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम इधर गया, एक इधर गया, बस क्रोमोसोम को सेग्रीगेट कर दो। इस डायग्राम को अपन ऐसे समझ लें, और वो कौन पोल की साइड में कैसे क्या होता है वो आपको ध्यान है, वैसे इसमें रखियो। ये सेंट्रोमियर, एस्ट्रल रेज, एक तो पोल की तरफ कौन रहेगा, पोल की साइड सेंट्रोमियर, लीडिंग एज, हेलो, इन्होंने स्पिंडल फाइबर ने, तो सेंट्रोमियर टुवार्ड्स पोल, ये कलर थोड़ा सा और देखिए क्या था इसमें, ये करना था, इधर ये ग्रीन है, ये तो थोड़ा सा इधर का था, उधर देखिए इधर का भी है। डबल कलर से अपने को ये इंडिकेशन आता है कि ये क्रॉसिंग ओवर के बाद की स्टेज है। इस तरफ अपन ने येलो, इधर गया ग्रीन कलर वाला, ये स्पिंडल फाइबर एनाफेजिक स्टेज में आ गई। ये एनाफेज, तो यहां होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम क्या हो गए, सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए, और वो किधर चले गए, पोल की ओर चले गए। टुवार्ड्स पोल, नो, हेलो, हाँ हाँ हैं जी, बोलिए, हाँ, नहीं मैं नहीं, कौन डॉक्टर,
जीन्स जी, तो उनके नंबर हो गया यार, एक बार कर लो, मैं तो लाइव क्लास में बैठा हूँ। अब बच्चों इसमें देखो एनाफेज में अपने को क्या करना है, जो होमोलोगस ये पेयर थे, अब पेयर हमने क्या कर दिए, सेग्रीगेट, आधे क्रोमोसोम इधर गए आधे इधर। तो यहां अगर आपसे पूछे ना ओवरऑल तो वही रहेगा 46/4C। अब टीलोफेज जब आएगी तो ये बीच में से साइटोकाइनेसिस हुआ तो अलग अलग हो गया। तो यहां अपन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमने होमोलोगस पेयर को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो यहां वो तो ध्यान ये पीछे लिखा ही था, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल, आर्म्स किधर होगी, ये बीच में क्या है, इक्वेटर, आर्म्स इक्वेटर की ओर और जो सेंट्रोमियर है वो टुवर्ड्स पोल। तो इसमें सबसे मेन जो एनाफेज में लिखना बेटा जी वो ये लिखो, segregation of homologous chromosomal pair। इंपॉर्टेंट बेटा जी इसका कैरेक्टर आता है कि समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण, समजात गुणसूत्र जोड़ों का पृथक्करण। जो पेयर थे बेटा जी वो यहाँ क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम वो आपस में क्या हो गए, सेग्रीगेट, अलग अलग चले गए। मेटाफेज तक साथ थे, अब वो दोनों सेग्रीगेट। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसको अपन ने क्या कर दिया, सेग्रीगेट, अलग अलग कर दिया। इसमें वही सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा कि नहीं, यहां सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता। तो जब सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा बेटा जी तो क्रोमोसोम की नंबर डबल नहीं होगी, इसलिए हाफ करनी है आपको, डबल थोड़ी करनी है। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा। सबसे मेन ये है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। आगे 12th में बेटा जी जेनेटिक्स में आएगा, एक साइंटिस्ट आएंगे मेंडल, नाम सुने होंगे, पाइसम मटर पे एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहां आएगा एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। वो सेग्रीगेशन यही है कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का सेग्रीगेट होना, पृथक होना। अब इसी डायग्राम को देख के मुझे बच्चों छोटी सी बात बताना कि सिस्टर क्रोमेटिड, हमने ये तो कह दिया होमोलोगस पेयर सेपरेट हो गए, वो उधर गया ये इधर आ गया, सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी साथ है कि वो भी सेपरेट हो गए, साथ है। ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, ये आपस में, लेकिन ये इसके लिए क्या था, नॉन सिस्टर था, समझ गए। तो सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी साथ में है, वो साथ है, बस होमोलोगस पेयर क्या हुए हैं, सेग्रीगेट। तो एक लाइन ये भी मेंशन कर लेना, सिस्टर क्रोमेटिड remain together, सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी एक साथ है, सिस्टर क्रोमेटिड एक साथ उपस्थित होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड पृथक नहीं होते। तो सिस्टर क्रोमेटिड अभी पृथक नहीं हुए, वो अभी भी क्या है, एक साथ। पृथक हुआ कौन है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वो आपस में क्या हो गए, सेग्रीगेट। स्पिंडल फाइबर ने उनको अपनी अपनी ओर क्या कर लिया, खींच लिया, लेकिन सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड पृथक नहीं होते। अब इस डायग्राम में एनाफेज, तो जब भी बच्चों आपको डीएनए क्रोमोसोम बताना हो ना तो हम पूरी सेल के बारे में बताएंगे। क्रोमोसोम 46 है और डीएनए कंटेंट अभी भी 4C है। अब अगली स्टेज आई, एनाफेज का डायग्राम है, एनाफेज फर्स्ट का। अब बेटा जी बात करेंगे किसकी, टीलोफेज की। टीलोफेज में क्या करना है, साथ में साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, एक से दो सेल बन गई। तो टीलोफेज को हम बोल देते हैं रिवर्स प्रोफेज। तो रिवर्स प्रोफेज का मतलब वापस से क्या बनने लग जाएगी, बस। तो टीलोफेज फर्स्ट की अगर बात करें तो बेटा जी इसको अलग से टीलोफेज फर्स्ट को हम बोल देंगे रिवर्स प्रोफेज, वही सारी चीजें आ गई।
और रिवर्स प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह बेटा जी सब क्या हो जाएगी, रीअपियर। इस सेल को ऐसे बना के मैं साथ में वो भी क्या चल रहा है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल भी क्या होगी, डिवाइड, और वो साइटोकाइनेसिस वही होगा बेटा जी, पीछे पढ़ रखा है आपने। प्लांट सेल है तो मेथड कौन सी, सेल प्लेट। एनिमल है तो सेल फरो, एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल। तो अभी एक सेल में ये वापस से बनने लग गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में फिर से वही क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर, धीरे धीरे डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। ये अपन ने डीकंडेंसेशन के साथ, डीकंडेंसेशन स्टार्ट, यहां ये अपीयर होने लगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए हमने टेलोफेज को बोला था रिवर्स प्रोफेज। वो ईआर वगैरह सब माइटोसिस में जो नहीं लिख रहा हूं, मतलब वो सेम उसी स्टेज की तरह। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, ठीक है, और क्या होना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई, यार गोल्जी बॉडी भी वापस, वही सारी चीजें, उसको लिखाने की जरूरत नहीं। मेन यहां बच्चों ये बताना, ये पूछ लेते हैं कि इसमें डीएनए क्रोमोसोम की कंटेंट बता दो। हाँ, अब ध्यान रखना, वहां भी माइटोसिस में भी एक क्वेश्चन में बताया था। अब हम मानेंगे कि ये एक से क्या बन चुकी है, दो सेल। एक सेल के हिसाब से अपने को आंसर देना है। इससे पहले कितने थे, 46/4c। अब देखना, इसमें था 46/4c। अब बेटा जी दो सेल बन गई, तो 46 से क्रोमोसोम यहाँ 23। डीएनए भी आप कर दो 4c से 2c, इसके बाद भी 2c। दोनों सेल के पास बोलूंगा ये 23/2c और ये 23/2c। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो बनने वाली दोनों सेल के पास यही तो था, क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट। तो बस टेलोफेज है वो रिवर्स प्रोफेज ही है, जो बातें वहां थी उसको बस कर दियो। कंटेंट का अपने को ध्यान रखना, एक मेन इसका क्रॉसिंग ओवर जहां से क्वेश्चन आता है बच्चों। तो टेलोफेज में क्रोमोसोम और कितने बताने, 46 नहीं बताने, अब दो सेल हो चुकी है बच्चों, 23/2c। उसको आगे अगर थोड़ा सा क्लियर करो तो, क्योंकि साइटोकाइनेसिस तो साथ साथ हो ही रहा है, एक से हम यहाँ कितनी बना देंगे, दो सेल ही बना देंगे। चलो, एक से दो सेल बन गई। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे कंप्लीट हो गई, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये धीरे धीरे अब उसमें कन्वर्ट हो गए, क्रोमेटिन फाइबर बन जाएंगे। ये क्रोमेटिन फाइबर, यहां ये एक से बन गई दो सेल, और दोनों की बात करूं तो 23/2c और 23/2c। तो अपने पास जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो एक से सेल आ गई दो। जब शुरू में मियोसिस स्टार्ट किया तो वहां भी डायग्राम से समझाया था बच्चों, मियोसिस फर्स्ट के बाद यही कंडीशन आनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उनसे कनेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में एस फेज तो थी, बट रटना कुछ नहीं बच्चों। मियोसिस फर्स्ट में आधा क्या करना है, क्रोमोसोम आधा करना है। क्रोमोसोम आधा करने का मतलब उसको डबल तो कर ही नहीं सकते ना, तो एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा ही नहीं, तो क्रोमोसोम ऑटोमेटिकली हाफ हो गए। अब जो मियोसिस सेकंड चलेगा वो इसके लिए चलेगा, डीएनए को हाफ करो। हाफ करने का मतलब एस फेज
एस में तो डबल होगा तो एस फेज नहीं चलेगी, अब हाफ करना तो आगे का मियोसिस उसके लिए ले लें। तो लिख लिया, बन गया। वापस देखो डायग्राम में केवल कंटेंट पूछा जाता है। कितनी सेल आ गई? जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 1 से 2 सेल, और सेकंड मियोसिस के बाद 4। इन 2 सेल का जो ग्रुप है बेटा जी, इस ग्रुप को बोला जाता है, जो ग्रुप ऑफ 2 सेल है, इसका नाम देते हैं डायड ऑफ सेल। ये क्या बात हुई सर? कल तो आपने डायड किसके लिए बोला था? क्रोमेटिड। लेकिन बेटा जी मैंने केवल डायड नहीं लिखा है। अगर ओनली डायड लिखा हुआ है तो 100% वो बात क्रोमेटिड की है। यहां अगला लिखेगा डायड ऑफ सेल। कितनी सेल का ग्रुप? 2 का। तो डायड ऑफ सेल का मतलब ये 2 सेल का ग्रुप जो मियोसिस फर्स्ट के बाद बनी है। हाँ, केवल ये दिखे आपको, केवल डायड मतलब 2 क्रोमेटिड। डायड ऑफ सेल है मतलब ग्रुप ऑफ 2 सेल, जो किसके बाद बना? मियोसिस फर्स्ट के बाद। आओ वापस इसको बताऊं, फिर सेकंड करते हैं। सेकंड में कुछ नहीं, बस माइटोसिस ही है। कंटेंट याद रखना है अपने, क्रोमोसोम, इनके क्वेश्चन आते हैं। यहां से चालू किया बच्चों, तो 46/2C था, इंटरफेज हुआ, चलता रहा, एस चली, इसलिए डीएनए डबल हुआ। प्रोफेज कल आपने पढ़ी थी 500 सब स्टेजेस, जिसका मेन मोटो था क्रॉसिंग ओवर। वही कंटेंट है, कोई चेंज नहीं। अब हम आगे मेटाफेज फर्स्ट में वही है, क्योंकि चेंज या तो एनाफेज में आता है या तो एफ में आता है। अब इस डायग्राम से अपने मेटाफेज देखी, आपको पता कैसे चलेगी ये मेटाफेज है? पता चलने का एक ही तरीका है, अगर क्रोमोसोम कहाँ आ गए? बीच में आ गए, मिड में आ गए, तो वो स्टेज कौन सी होगी? मेटाफेज। मेटा का मतलब मिड। अब सर हमें कैसे पता चले कि ये मियोसिस की मेटाफेज है या तो माइटोसिस की? तो सीधा से पता चल जाएगा बच्चों, अगर एक ही प्लेट पर अरेंज है, सारे क्रोमोसोम एक ही प्लेट पर अरेंज है, तो माइटोसिस है। 46 के 46, वहां पेड़ तो होता ही नहीं ना, क्योंकि होमोलोगस के पेड़ तो तब बनाने पड़ेंगे जब क्या करवाओगे? क्रॉसिंग ओवर करवाओगे, और क्रॉसिंग ओवर तो होता ही किसमें है? मियोसिस में। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर। तो वेरिएशन बच्चों माइटोसिस से नहीं आएगी, वेरिएशन मियोसिस से आएगी। ये नए कैरेक्टर लाएगा। तो मियोसिस में होमोलोगस का पेयर बना, तो पेयर के क्रोमोसोम आके कहां अरेंज हो गए? सेंटर में। अब पेयर के क्रोमोसोम में तो लाइन भी कितनी बन गई? 2 लाइन, ऊपर 23, नीचे भी 23, और वहां 46 एक ही लाइन में। यहाँ 46 की 2 लाइन बन गई पेयर की लाइन। तो यहाँ मेटाफेजिक प्लेट पर कितनी लाइन बनी? 2 लाइन बनी हुई है, तो 100% वो मियोसिस की मेटाफेज फर्स्ट है। अब ये भी सुन लो, मियोसिस की मेटाफेज फर्स्ट। सेकंड में थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि सेकंड तो किसके जैसी है? वो तो माइटोसिस की जैसी है। तो ये मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट, वही क्रॉसिंग ओवर होना है। तो कलर सेंस से आप क्रॉसिंग ओवर का मतलब समझ लो, वही स्पिंडल फाइबर और क्रोमोसोमल फाइबर और कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ये सब बन गए। इसका मेन कैरेक्टर ये था कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज्ड एट मेटाफेज प्लेट, और वो भी 2 पंक्तियों में, 2 लाइन्स और 2 रोज। ये अपन ने बात कर ली किसकी? मेटाफेज। अगला बच्चों एनाफेज आया। एनाफेज में इंपॉर्टेंट ये था सेम क्रोमोसोम, क्योंकि यहां क्रोमोसोम की नंबर डबल, वही 46/4C। ये रहा डायग्राम। अब जो क्रोमोसोम थे वो पेयर का एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, उस पेयर का दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चला जाएगा। तो यहां इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम होमोलोगस पेयर को क्या कर देंगे? सेग्रीगेट कर देंगे, पृथक कर देंगे, अलग कर देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आती है बच्चों, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्रों का पृथक होना, और यहां सेंट्रोमेर स्प्लिट नहीं होगा। तो सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी अटैच्ड है, और ये आ गया सिस्टर क्रोमेटिड, तो अटैच्ड अलग नहीं, बस पेयर आपस में क्या हो गया? अलग हो गया। और फाइनली ये अपनी ओर की पोल पर पहुंच जाएगा। कंटेंट अभी भी 46/4C। देन अपना आया टीलोफेज, और टीलोफेज को हम क्या बोलते आए हैं? रिवर्स प्रोफेज। फिर से कौन बन गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वही गोल्गी बॉडी, यार सब वापस आ गए। आधे क्रोमोसोम इधर गए, आधे इधर गए। अब सेल आपकी बीच में से डिवाइड। तो टीलोफेज को हम हमेशा इस सेल के रेफरेंस में देंगे आंसर। 46 के 23, इधर भी 23, और 4C का 2C और 2C, बस। तो टीलोफेज में दोनों हाफ। अब साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस से एक से कितनी सेल बन गई? 2। तो सेल डिवाइड होने की प्रोसेस क्या थी? साइटोकाइनेसिस। बस 2 सेल बन गई ये कैंडल, और 2 सेल के ग्रुप को क्या बोल दिया? डायड ऑफ सेल। ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। तो टीलोफेज में क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट क्या बताना है? ये बताना है। सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो गई है, और वो हो ही चुकी।
अब बच्चों स्टार्ट करेंगे मियोसिस सेकंड। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, मियोसिस सेकंड, वो भी इन्हीं डायग्रामेटिक एक साथ है। अगली हेडिंग डाल दियो मियोसिस सेकंड। माइटोसिस की तरह होगा, एक नाम और दिया था इसको, इक्वेशनल, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल, इक्वेशनल डिवीजन। उसको क्या कहा था? रिडक्शनल, क्योंकि क्रोमोसोम की नंबर हाफ, क्रोमोसोम के हिसाब से नाम दिए जाते हैं बच्चों, डीएनए के हिसाब से नहीं देते। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दो मियोसिस सेकंड। नेक्स्ट अपन हेडिंग डालेंगे मियोसिस सेकंड। ये किसके जैसा हो रहा है? जस्ट लाइक माइटोसिस। इसमें सारे इवेंट किसके जैसे होंगे? माइटोसिस के जैसे होंगे। इसका होने का उद्देश्य किसको हाफ करना? डीएनए को। क्रोमोसोम तो हाफ हो चुके, वो तो उतने ही चलेंगे बच्चों, अब हाफ करना है अपने को डीएनए को। तो मियोसिस सेकंड के लिए मदर सेल का काम कौन करेगी? जो मियोसिस फर्स्ट में कितनी सेल बनी है? 2। अब वो दोनों सेल यहां क्या काम करेगी? मदर सेल का। उसी से आगे फिर 4 बन जाएगी, तो उन दोनों सेल को यहां ले आओ, वहां से स्टार्ट कर लेंगे। मियोसिस फर्स्ट के लास्ट में जो 2 सेल बनाई थी अपन ने, जिनको डायडोग सेल बोला था बेटा जी, ये 2 सेल बनी थी मियोसिस फर्स्ट में, उसी से अपन मियोसिस सेकंड चालू कर देंगे। चलो इसमें क्रोमोसोम कलर वलर देख लियो, कंडेंसेशन है वो सब हो जाएगा। 4 आर्म्स है, ऐसे समझ लिया, 4 आर्म्स क्रोमोसोम सिंपली बना दिया। इस एक सेल को उठा रहा हूं मैं, दोनों सेल आगे चलेगी किसमें? मियोसिस सेकंड में। अब क्रोमेटिन क्रोमोसोम बार बार नहीं बताना, दिमाग में आपके क्लियर है, क्रोमोसोम हमेशा प्रोफेज से ही स्टार्ट होंगे, उससे पहले वो क्रोमेटिन है, बस ये डायग्राम बनाने के लिए बताया जा रहा है। ये अपने पास एक सेल है, ऊपर वाली सेल बच्चों, कंटेंट बताओ 23/2C। ये मियोसिस फर्स्ट का एंड प्रोडक्ट था, रिजल्ट था। ये चालू करेगा मियोसिस सेकंड। करो देखें। सबसे पहले इंटरफेस थोड़ी बोलोगे, इंटरकाइनेसिस G1 S G2, क्या नहीं होगा? S यहां नहीं होगी, बस इस स्टेज को नाम दिया इंटरकाइनेसिस। नॉट इंटरफेज, क्योंकि इसमें एस फेज नहीं होती, इसलिए बच्चों इंटरफेज के कंपेयर इसका ड्यूरेशन कम होगा। इंटरकाइनेसिस शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। G1 होगा, G2 होगा, बट एस फेज यहां नहीं होगी। चलो कंटेंट बताते चलो। 23/2C, 23/2C। एस होता तो 4C हो जाता, क्या मतलब? हमें तो डीएनए हाफ करना है, तो एस फेज यहां एब्सेंट। चलो ये इंटरकाइनेसिस हो गया, एक तरह से इंटरफेज हो गया। अब एम फेज में घुस जाओ। एम फेज का मतलब प्रोफेज सेकंड। अब यहां प्रोफेज सेकंड आ जाएगी बच्चों। अगली आप इसमें हेडिंग डाल दियो प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड, देन मेटाफेज सेकंड। इन सब में बस मैं कंटेंट ही बताता चलूंगा, है सारा किसके जैसा? माइटोसिस के जैसा, तो ज्यादा उसमें कुछ अपने माइटोसिस कर ही रखा है, वही है। मेटाफेज सेकंड के बाद एनाफेज सेकंड में जरूर कुछ, और फाइनली टेलोफेज सेकंड। चलो पहले इनको समझ लो। मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड। इसमें एस फेज एब्सेंट। हेलो, अरे मैं क्लास के बाद बात करूंगा यार, कॉल नहीं उठा रहा हूं इसका मतलब कहीं बिजी होगा बंदा, बाद में बात करूं। इसमें दोनों आगे बच्चों, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड और एनाफेज। अब यहां आओ, प्रोफेज सेकंड में क्या हो रहा था? पोजीशन, मियोसिस, माइटोसिस याद रख लो। प्रोफेज में हमेशा क्रोमेटिन का क्या होता है?
कंडेंसेशन, ये बताने वाली बातें नहीं, वही फिक्स है, कंडेंसेशन हुआ, क्रोमोसोम दिखने लगे, वही सब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहाँ क्या हो गई, डिसअपियर, वही सारी बातें हैं, एंड गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक, सब डिसअपियर। तो आप कंटेंट रखो, बाकी सब पढ़ रखा अपन ने। कंटेंट बोलो, क्रोमोसोम, डीएनए, 2C, क्लियर। इवेंट नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि यहां लिख दिया आपने, किसका जैसा है, माइटोसिस, बस क्लियर। देन आया मेटाफेज, कंटेंट बेटा जी 23, 2C, कोई चेंज नहीं। इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ सकते हो, इसमें कितनी लाइन बनेगी, इस मेटाफेज में तो एक ही बनेगी ना, क्योंकि ये किसके जैसा है, हाँ ये माइटोसिस के जैसा है। इसमें बेटा जी एक ही बनेगी। हाँ इसमें थोड़ा ये जरूर कर सकते हो, ये गोचे कर सकते हैं अपन, क्योंकि मियोसिस का तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसलिए डबल कलर यूज कर सकते हो। क्रोमोसोम बीच में दिख रहे हैं तो स्टेज होगी मेटाफेज। पेयर नहीं दिख रहे, एक ही लाइन दिख रही है तो माइटोसिस की होगी, मियोसिस की नहीं होगी। लेकिन बच्चों देखो कलर, कुछ कलर चेंज दिख रहे हैं, ये कलर इंडिकेशन है किसका, ये नया कलर नए टुकड़े को इंडिकेट करता है जो क्रॉसिंग ओवर दिखा रहा है, और क्रॉसिंग ओवर का मतलब मियोसिस ही है। और मियोसिस में मेटाफेज सेकंड है, जो फर्स्ट होती तो कितनी लाइन बनती, 2, ये माइटोसिस की तरह इसमें एक ही लाइन बनेगी, 23/2C। एनाफेज बोलो बच्चों। हाँ अब अपने को क्या करना है, क्रोमोसोम डबल। क्यों डबल करने हैं, क्योंकि जब आगे 2 सेल बनाओगे तो वापस से क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो यहां एनाफेज बच्चों, क्योंकि माइटोसिस के जैसा है इसलिए सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। पहले कंटेंट ही लिख लो, 46/2C, एनाफेज सेकंड में आ गया 46/2C। इस एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगी बेटा। हाँ कौन बोला, क्रोमोसोम नंबर डबल। हाफ तो जब डिवाइड होगी तब आधे कर दो। एनाफेज सेकंड 46/2C, सेंट्रोमियर क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सीधे डबल, तो 23 से मैंने 46/2C कर दिया। डायग्राम बनाने की जरूरत, एक नई चीज बताओ, पेयर तो हमने पहले ही सेपरेट कर दिए थे, अब क्या सेपरेट होंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए, अब सिस्टर क्रोमैटिड, समझ गए, ये दोनों ऊपर गए, ये दोनों नीचे आ गए, और ये दोनों बेटा जी आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। ये बना के देख लो डायग्राम, बस इसी डायग्राम को मैं यहां बना देता हूं, ये लो बेटा, इसमें दोनों अलग अलग कर दिए, जाएंगे वो फिक्स बताया मैंने, लीडिंग एज वो वहां बता चुके हैं बेटा, तो एक ये यहां से बना लेंगे, थोड़ा सा कलर ही दे देना बस, तो इधर ये आ गया, अच्छा ये कलर आ गया, एक दे दिया मैंने, ये सेपरेट हो गया, ये 4, ठीक है, क्या कलर है, हो गए 10 डबल हो गए ना। और यहां बच्चों ये जो पेयर था इसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए, यहां सिस्टर क्रोमेटिड अपन ने क्या कर दिए, सेपरेट, तो ये लाइन भी आ जाएगी एनाफेज में, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, सेग्रीगेट हो गए, पृथक हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं। तो अगर क्रोमोसोम पोल की तरफ जा रहे हैं मतलब एनाफेज है, सिस्टर क्रोमेटिड सेग्रीगेट, सिस्टर क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं, बस। फाइनल टीलोफेज भी कर लो, बना दो 1 से 2, 46/2C, अब 2 बनेंगे तो 23/C, बस हो गया हाफ डीएनए।
टेलोफेज कर दो, साइटोकाइनेसिस करके जस्ट 2 सेल बना दो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लो, काम हो गया। टेलोफेज सेकंड, वही रिवर्स प्रोफेज, बस ये इसको डिवाइड करके 2 सेल बना दो, हो गई टेलोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सब रीअपियर हो गए। और क्रोमोसोम कंटेंट 46 से 23 और 2C की बजाय C आ गया। ये डीएनए अपन ने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो सेंट्रोमेर यहाँ स्प्लिट होता है, जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम दुगने होंगे और यहां बच्चों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में पृथक हो जाते हैं। फाइनली आपके पास जो टेलोफेज आएगी, इसमें एक से ये सेल बन गई 2, और मैं इसका कंटेंट लिखूं तो मैं बताऊंगा बेटा जी 23/C, एक सेल के रेफरेंस में देंगे, 23 बाई क्या आ गया, C आ गया। इससे वो सेल तो ऐसे बीच में से डिवाइड होती दिखा देंगे अपन, यहां से डिवीजन, और सेल प्लेट फरो कुछ भी हो सकता है अपन एक कॉमन। ये बेटा जी बन गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि रिवर्स प्रोफेज है, क्रोमोसोम आधे आधे कर दियो। ध्यान रखना, यहाँ क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड नहीं बनाए हैं, समझ गए ना, ये क्रोमोसोम है भैया। और यहां फाइनली अपने पास ये 23/C, इसका भी 23/C, इस एक सेल से अपने पास अब ये 2 आ गई, साइटोकाइनेसिस, 2 सेल बन गई, इसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डीएनए क्रोमोसोम कंटेंट, और दोनों के लिए बेटा जी अपन लिख देंगे 23/C, 23/C। तो आपने जब मियोसिस सेकंड स्टार्ट किया था तो कितनी मदर सेल ली थी, 2, ये हमने एक सेल की बात कर ली, दूसरी मदर सेल भी ऐसी कंप्लीट हो गई, लास्ट में कितनी बना देगी, टोटल हो गई 4 है, तो क्या बोल सकता हूं, टेट्राड ऑफ सेल, टेट्राड ऑफ सेल, इसमें 4 सेल बेटा जी अपने को बनेगी और चारों का कंटेंट होगा 23/C, साइटोकाइनेसिस से फाइनली। तो ये इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ये होता ही किसके जैसा है, जस्ट लाइक माइटोसिस, बस इसे सेपरेट कर दियो 23/C और 23/C। अब जो दूसरी सेल थी बच्चों, यहां से उठाया था अपन ने, कहां थी वो, ये सेकंड सेल, ये थी, सेकंड सेल को भी ये चलेगी, लेते चलो इसको भी, बीच में कई बैरियर मिलेंगे, इन बैरियर को क्रॉस करते हुए चलते रहो, अपना रास्ता खुद बनाते हुए चल रही है, ये चलते चलते लास्ट में बेटा जी ये आ गई यहां। इन्हीं सेम प्रोसेस के बाद वो जो दूसरी मदर सेल थी, उससे भी यहां पर ने कितनी बना दी, यही 2 सेल, सेम वही, ये भी 23/C और 23/C। एक मियोसिस जब कंप्लीट हुआ तो आपके पास 4 डॉटर सेल आ गई, इन चारों ग्रुप को बोल दिया टेट्राड ऑफ सेल। एक बार इसको अच्छे से देखियो डायग्राम में, कुछ नहीं है, बस साथ साथ चलते रहो। तो इसको अपने इजी रहे से शुरू में बता दिया था मैंने पहले लेक्चर में, वो 2 काम की चीजें थी, फर्स्ट मियोसिस होता है क्रोमोसोम हाफ करने के लिए, और सेकंड होगा डीएनए कंटेंट हाफ करने के लिए। आज शुरू से बड़ा वहीं से डायग्राम से चलते रहो, ये क्वेश्चन मिलेंगे 46 2C वाले 23, ये कैसे कहां होता था वो देख लो, और दिमाग में घुस रखा है कि अगर क्रोमोसोम हाफ करने हैं तो हमें एना फेज में उनको डिवाइड नहीं करना, डीएनए हाफ करना है तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन मत करो, बस। तो मियोसिस फर्स्ट में एना फेज में सेंट्रोमेर स्प्लिट नहीं होंगे और मियोसिस सेकंड में एस फेज नहीं होगा।
शुरू से आज जो डायग्राम बनाए वहां से देखो, और ये देखते चलो 46(2)C वाला, तो दिमाग में रखो, स्टेप बाय स्टेप आता रहेगा अपने आप माइंड में, हाँ यहाँ डिवाइड हो रहा है, क्या होना चाहिए कंटेंट, इनसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का जीवन में बाकी फैट ऑर्गेनल के साथ ही हो जाता है, मैक्सिमम फैट ऑर्गेनल डबल कब होते हैं, जीवन, वही हो जाएगा, क्योंकि एस फेज यहाँ है ही नहीं। सेंट्रियोल तो चाहिएगा। हेलो, हाँ क्या लिया था? अच्छा, टेस्ट कोर्स, हेलो, देख लियो इसमें कंटेंट और बच्चों। तो पहले वाले में अपने हाफ कर दिए किसको, बस, और सेकंड वाले में हमने हाफ कर दिया डीएनए को। तो बस यही है कि सेकंड वाला है जो जस्ट लाइक माइटोसिस है, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वही सारी चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग, बस ये थोड़ा सा एनाफेज एस फेज वाला ध्यान रख लेना। पहले हमने जिसको इंटरफेज बोला था, और वही लास्ट में इंटरकाइनेसिस कहलाएगा सेकंड में। अब ये डायग्राम देखो, एक छोटी सी बात ये देखिए बच्चों, फाइनली एक मियोसिस से सेल बनी चार सेल बन गई, एक मियोसिस से 4 सेल, और माइटोसिस से बनती है 2 सेल। अब ये देखो, स्पर्म बोले, स्पर्म कितने बनेंगे, एक सेल से स्पर्म बनाना तो कितने बने, 4 बनेंगे, क्योंकि मियोसिस से होते हैं। एक काम की चीज बच्चों, ये जो चारों सेल बनी है, इनका जेनेटिक मटेरियल, इन चारों सेल की जेनेटिक मटेरियल सेम होगा कि डिफर होगा, डिफर होगा। इन चारों में जो जीन है उनमें कुछ न कुछ क्या मिलेंगे, अरे सारा खेल डिफरेंस के लिए तो किया था अपन ने, मियोसिस किया ही क्यों है कि क्रॉसिंग ओवर हो जाए, क्या आ जाए, नए कैरेक्टर आए। तो ये चारों सेल आपस में, अरे फादर से स्पर्म प्रोड्यूस हुए, माँ से ओवम प्रोड्यूस हुए, वही फादर स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, माँ ओवम प्रोड्यूस करिए, एक पेरेंट्स के, अपन ही मान लो 3-4 घर में, कई बार 5-5 टाबर भी हुए, 500 टाबर कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, मतलब जो फादर स्पर्म और माँ ओवम प्रोड्यूस करिए, उनमें भी क्या आ रही है, डिफरेंसेस आ रही है। और वो डिफरेंसेस किस वजह से आई, इसी मियोसिस क्रॉसिंग ओवर की वजह से। एक सेल, एक मदर सेल से कितनी बनी, 4, चारों सेल आपस में जेनेटिकली सेम नहीं होगी, इनमें कुछ न कुछ डिफरेंस होगा। अगर मान लो ये स्पर्म है 4 स्पर्म, ये वाला स्पर्म अगर ओवम से फ्यूज हो, थोड़ा थोड़ी जो भी हुआ, ये वाला स्पर्म ओवम से फ्यूज हो तब भी टाबर हो, लेकिन दोनों टाबर सेम नहीं होंगे, क्योंकि ये सारी सेल की जेनेटिक स्ट्रक्चर आपस में, इनके जीन में कहीं ना कहीं क्या है, चेंजेस हो, चेंजेस किया किसने था, क्रॉसिंग ओवर ने। तो बच्चों काम की चीज, ये चारों सेल आपस में जेनेटिकली सेम, और ये अपनी मदर सेल से भी डिफर होगी।
अगर मदर सेल चलती होती तो कोई ना कोई सेल तो मास नहीं मिलती एज इट इज, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं होता। तो चारों आपस में भी डिफर है और मदर सेल से भी डिफर है। तो इन चारों सेल के बारे में लिख लो बच्चों। जो 4 डॉटर सेल आपके पास बनी है इनके साथ कंबाइंड लाइन ही लिख लेना। जो चारों सेल बनी 4 डॉटर सेल एंड रिजल्ट ऑफ मियोसिस, 4 बनी और चारों सेल आपस में जेनेटिकली बोलेंगे अपन, क्योंकि कौन डिफर है, जीन डीएनए जेनेटिकली डिफर फ्रॉम ईच अदर, जेनेटिकली डिफर फ्रॉम ईच अदर। हिंदी में लिख लेंगे आपस में आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है, आपस में आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है, जेनेटिकली डिफर फ्रॉम ईच अदर, आपस में आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आपस में भिन्न है और मदर सेल से भी भिन्न है, जेनेटिकली डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम मदर सेल तथा मात्रक कोशिका से भी भिन्न होती है। जेनेटिकली डिफर, आपस में चारों पृथक है और मां सेल से भी क्या है, डिफर है। मतलब अगर मैं इन 500 सेल की बात कर लूं, 4 एक मदर सेल या 2 जो भी है, इन 500 सेल की अगर डीएनए को चेक किया जाए तो कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, डिफरेंसेस मिलेगा। 500 बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, हाँ मैक्सिमम पार्ट सेम हो सकता है, लेकिन कुछ क्या मिलेंगे, डिफरेंसेस। तो 4 डॉटर सेल बनी, जेनेटिकली डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम मदर सेल, और ये मातृ सेल से भी भिन्न होती है। तो हिंदी में लिखना, चारों सेल आपस में तथा मात्रक कोशिका से आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है। जेनेटिकली का मतलब बेटा जी क्या हो गया, आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है, आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है। बस भिन्न है तभी तो वेरिएशन आएंगे, नहीं तो वेरिएशन नहीं आएंगे। अब वेरिएशन का ये था लॉजिक बच्चों, जैसे अपन ने कहा मियोसिस हुआ, फर्स्ट सेकंड हो गया ना, मियोसिस, जब मियोसिस हुआ तो कौन सी प्रोसेस हुई, मियोसिस से क्या आएगा, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर से प्रोजेनी में, संतानों में क्या आएगी, विभिन्नता। और जब बेटा जी कई सालों तक ऐसी वेरिएशन आती रहेगी, सैकड़ों हजारों सालों तक वेरिएशन आती रहेगी, तो धीरे धीरे कैरेक्टर इतने चेंज हो जाएंगे कि वो एक नई स्पीसीज बना देगा। और इस प्रोसेस के लिए बढ़ा जाता है इवोल्यूशन, उद्विकास। इवोल्यूशन क्यों हो रहा है, सुनना, ये देखो मेन पॉइंट आ गया। इवोल्यूशन होता ना, अपने जो एंसेस्टर थे, अपने पूर्वज, हम 1000 साल पहले ऐसे, वो दावा मानना, और नाम सुने आगे 12th में चैप्टर आओगे इवोल्यूशन, वो अपने कंपेयर कम डेवलप थे, पर शरीर पे घने खूब सारे बाल होते थे, एडवेड देखे ना, कि चिंपांजी की तरह होते थे, बाल झुक के चलते थे। धीरे धीरे बच्चों कॉन्टिन्यूअस क्या होते गए, चेंजेस आते गए, नए कैरेक्टर आते गए। नए कैरेक्टर किस वजह से आए, और वो नए कैरेक्टर चेंजेस भी क्या है, वेरिएशन। ये वेरिएशन इतनी आती गई, अभी तो अपने को छोटी छोटी लग रही है, लेकिन हजारों साल बाद वो वेरिएशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो नई स्पीसीज को ही बना देगा। और यही किस वजह से, इवोल्यूशन का मतलब ही कॉन्टिन्यूअस आने वाले चेंजेस। अपने 100 साल बाद में जो आएगा ह्यूमन, वो अपने से ज्यादा एडवांस होगा, उसका दिमाग अपने से भी तेज होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस क्या आ रहे हैं, नए कैरेक्टर आ रहे हैं। वो नए कैरेक्टर ही क्या है, जो किसकी वजह से आ रही है, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आई, उसी वजह से क्या हुआ, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी नहीं रुकेगा, आज भी है, आगे भी होगा, पहले भी होता है। और इवोल्यूशन की वजह से ही हम क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं इवोल्यूशन का मेन कोज, और वेरिएशन हो रही है क्रॉसिंग ओवर, जो आया कब, मियोसिस में। तो एक सीक्वेंस लिख लो, जब इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आएगा कि इवोल्यूशन का मेन रीजन ही कौन है, वेरिएशन, विभिन्नताएं, चेंजेस। भिन्नताओं से ही नए कैरेक्टर आते हैं बच्चों, विभिन्नताएं। इवोल्यूशन को हिंदी में नाम देंगे उद्विकास।
लगातार होने वाले चेंजेस, इवोल्यूशन है। या यूं समझो तो बोल सकते हैं बच्चों की अच्छे कैरेक्टर आ रहे हैं जो काम के नहीं, वो धीरे धीरे, जैसे ये बोल दिया कि अगले 1000 साल बाद जो ह्यूमन आएगा उसमें अपेंडिक्स अपने में कैसी है, वेस्टिजियल, नॉन फंक्शनल, आगे उसका कोई काम। और ये जो ईयर पिन्ना है इनका भी कोई काम नहीं होगा। मैं बता रहा था ना, 1000 साल बाद जो ह्यूमन आएगा उसको आज ही नाम दे दिया। क्या नाम दिया उसको? आपका क्या नाम है? हम है होमो सेपियन पे रुकी नहीं है बात। वी आर होमो सेपियन सेपियन, 2 बार सेपियन आता है अपने। ये है जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज। तो मॉडर्न मैन, हम आधुनिक मानव, आपका नाम है होमो सेपियन सेपियन। अब जो आएगा फ्यूचर में, जो आएगा वो है होमो सेपियन और फ्यूचेरियस। का नाम आज ही दे दिया बच्चों, होमो सेपियन फ्यूचेरियस। फ्यूचेरियस का मतलब मैन ऑफ फ्यूचर, भविष्य का मानव। ये अपने कंपेयर क्या होगा? एडवांस होगा। इसकी इंटेलिजेंसी अपने से ज्यादा होगी। इंटेलिजेंसी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दिमाग की बातें आ गई। इंटेलिजेंसी के कौन जिम्मेदार है? दिमाग का कौन सा पार्ट? सेरेब्रम, आपके ब्रेन का सबसे एडवांस पार्ट सेरेब्रम, सोचना। ये फ्रंटल लोब है ना, सारी मेमोरी अठो है। इसलिए एक्सीडेंट में अगर यहां लगता है ना तो याददाश्त जाने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। आपका दिमाग, एक्चुअल में माइंड बोलता हूँ ना, माइंड, फिर मैं तो माइंड है, वो माइंड किसके पास है? ये फ्रंटल लोब है। सेरेब्रम का ये पार्ट आपका दिमाग होता है। तो फ्यूचर के मेन में सेरेब्रम क्या होता जाएगा? एडवांस, और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। और जो बिना काम की चीजें हैं वो धीरे धीरे हटती रहेगी। नए कैरेक्टर आना, फालतू के कैरेक्टर हटना, इट्स पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। हम में कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन हो रहा है। पहले हम पानी में थे, पहले मछलियां आई, या सबसे पहले प्रोटोजोआ आए, अमीबा आए, फिर ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या होते गए? डेवलप होते गए। पहले जीव, फर्स्ट लाइफ पानी में आई थी, फिर हम पानी के बाहर आए, बाहर आके फिर कुछ एम्फीबियंस बने, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और फिर मैमल्स बने। इट्स पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, जो नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होगी, चलता ही रहेगा। नए कैरेक्टर आते रहेंगे। और ये इवोल्यूशन हो क्यों रहा है? वो नए कैरेक्टर किस वजह से आ रहे हैं? वेरिएशन, न्यू कैरेक्टर। वेरिएशन क्यों हो रही है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। कब? मियोसिस। और मियोसिस कब होता है? जब गैमेट बनते हैं। अगर बच्चों मियोसिस ना हो, या आपसे बोल दे किसी ऑर्गेनिज्म में केवल माइटोसिस हो रहा है, तो उसमें इवोल्यूशन होगा ही नहीं। इवोल्यूशन के लिए आपको नया चाहिए, नया होगा, क्रॉसिंग होगा। और वो कब होगा? ड्यूरिंग मियोसिस। समझ गए बात? तो रेगुलर होने वाले चेंजेस ही बच्चों इस पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। होमो सेपियन सेपियन तो हम है, लिख लो, ध्यान तो रहे। मॉडर्न में 12th की बात है। आप हो होमो सेपियन सेपियन। नाम होता ना, मनोज कुमार कुमावत। मनोज, पहला वर्ड क्या है ये भी बताना आपको। जीनस होता है ये, पढ़ा होगा, प्लांट डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये स्पीसीज, फिर आती है सब स्पीसीज, वंश, जाति, उपजाति, 3 पार्ट आ गए। और ये होमो सेपियन फ्यूचरिस्ट हो गया, मैन ऑफ फ्यूचर। नाम दे दिया हमने, जरूरी थोड़ी वो आगे वाले रखेंगे इस नाम को, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो चेंज कर देंगे। बताते हैं, मैन ऑफ फ्यूचर को बोल दिया होमो सेपियन फ्यूचरिस्ट। ये मियोसिस कंप्लीट। अब 2-3 इसके टाइप्स है, वो बच्चों लिख लियो, होमो सेपियन सेपियंस और होमो सेपियन फ्यूचरियस। अगला के बाद एक पॉइंट डालो आप, टाइप्स ऑफ मियोसिस। जैसे कुछ माइटोसिस में अदर टाइप्स के लिखे थे अपन ने। एक तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन याद रखना था अपने को, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन याद ही था। नारियल का पानी बताया था ना, उस पानी को क्या बोलते हो? एंडोस्पर्म। लिक्विड गिरी भी एक तरह से एंडोस्पर्म ही है, उसमें कई न्यूक्लियस होते हैं। कैसे बनेंगे? कैरियोकाइनेसिस हो गया, बट साइटोकाइनेसिस, एक ही सेल में खूब सारे न्यूक्लियस हो गए, मल्टी न्यूक्लिएटेड, तीनों साइट। एक और बताया था मैंने, एंडोमाइटोसिस, वो भी याद रखना था, उसमें कोल्चिसिन आया था। वहां न्यूक्लियस तो उतना ही रहेगा, बट न्यूक्लियस में क्रोमोसोम डबल हो गए। क्रोमोसोम बढ़ना, प्लोइडी, प्लोइडी बता दो, उसमें एक केमिकल डालते हैं कोल्चिसिन। क्या था?
माइटोटिक पॉइजन एक प्लांट का प्रोडक्ट है, कोल्सिकम प्लांट है उसका प्रोडक्ट था, क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर बनने को रोक देगा। तो बिना फाइबर के क्रोमोसोम वहीं रह गए, पोल पर ट्रांसफर, भाई पोल पर जाएंगे तभी तो सेल डिवाइड होगी, और वहीं रह गए तो नंबर उनकी 10 से डबल। एक और था एंडो रीडुप्लीकेशन, याद है, ठीक है, कौन क्रोमोसोम के लिए था, पॉलीटीन क्रोमोसोम, एंडो रीडुप्लीकेशन। चलो बच्चों लास्ट इसमें लिखो टाइप्स ऑफ मियोसिस, टाइप्स ऑफ मियोसिस, 3 सीधे से टाइप, अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मियोसिस, 3 नाम लिख लो सीक्वेंस में। सबसे पहला जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक, स्पोरिक और गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक, स्पोरिक और गैमेटिक मियोसिस। तो जाइगोटिक नाम से ही है कि मियोसिस कब कब होगा, अपने में कब होता है, इन तीनों में कब लिखेंगे अपन, जब आप में क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं, चाहे मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम। तो एनिमल के रेफरेंस में तो गैमेटिक मियोसिस, जब क्या बने, गैमेट। कुछ प्लांट में स्पोर बनते हैं, स्पोर बनते समय जब मियोसिस होगा तो स्पोरिक, अरे बीजाणु, वो अपने एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उसमें स्पोर। और जाइगोट के टाइम अगर मियोसिस होगा देन इट्स कॉल्ड जाइगोटिक। ये थैलोफाइट्स में होता है। डू यू नो अबाउट थैलोफाइट? कौन है थैलोफाइट, कौन से थैलोफाइट में किसको लाते हो? हेलो, मामलो गड़बड़, तो यहां लिख लो मियोसिस सबसे इनिशियल शुरुआत में, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये होती है सीक्वेंस। अरे एल्गी फंजाई, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में वही एंजियो, जिम्नो, ये, और ये एनिमल में आ गया। तो प्लांट में भी सबसे सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर हमने बात की एनिमल की। तो यहां मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, अकर्स ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, हिंदी में बेटा जी अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज निर्माण के दौरान होता है, जाइगोट बनते समय। मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन। तो अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज निर्माण के दौरान होता है। एग्जाम्पल थैलोफाइट, एल्गी फंजाई, कवक शैवाल, एल्गी फंजाई, थैलोफाइट आ गया, एल्गी और फंजाई। तो मियोसिस हुआ कब, जाइगोट फॉर्मेशन, जब जाइगोट बनता है तब मियोसिस होता है। थैलोफाइट्स में एल्गी फंजाई, स्पोरिक ड्यूरिंग स्पोर, मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्पोर प्रोडक्शन, बीजाणु निर्माण के दौरान, जब क्या बनते हैं, बीजाणु, बीजाणु निर्माण के दौरान अगर मियोसिस हो तो हम उसको बोल देंगे स्पोरेडिक मियोसिस। इसका एग्जांपल टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबसे एडवांस प्लांट कौन से हैं, एंजियोस्पर्म। और गैमेट अपने वाला आ गया, गैमेट बनता उस समय। मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेट प्रोडक्शन। युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक निर्माण के दौरान क्या होगा, मियोसिस। एग्जाम्पल आ गया एनिमल सेल, एनिमल्स में सेल्स तो क्या एनिमल के रेफरेंस में लिख लो। अपने में ह्यूमन में गैमेटिक मियोसिस।
तो जाइगोटिक नाम से जाइगोट बनेगा तब, फिर स्पोर बनेगा तब, और अपने में गैमेट बनेगा तब। तो ये ध्यान रखिए, अपने में ध्यान ही है, गैमेट बनते हैं तभी मियोसिस होता है। मेल गैमेट को स्पर्म बोल लोगे और फीमेल गैमेट को ओवम। ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मियोसिस की कौन कौन सी स्टेज में होते हैं। इनको इनिशियल बोलते हैं, ये इंटरमीडिएट होता है, वो टर्मिनल होता है, अलग अलग सीक्वेंस में आते हैं। तो एल्गी फंजाई, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एनिमल, ये अलग अलग टाइप के मियोसिस।